हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेदर द मैरिज इज सैक्रामेंट और इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज देयर द मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन। अक्सर लिए दिमाग में हमारा क्वेश्चन आता है कि ये हमारे एक संस्कार है जो कि 7 फेरों से होता है और सारे रिचुअल्स और होमस सप्तापदी सेरेमनीज को फॉलो करने के बाद होता है, या फिर कंडीशन फुलफिल करता है कॉन्ट्रैक्ट की। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्रोसेस बाय विच टू पीपल कम टुगेदर टू फुलफिल द सर्टेन लीगल ऑब्लिगेशंस एंड वे बोथ द पार्टीज आर ओबिलाइज टू फॉलो। इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज आर ओबिलाइज टू फॉलो दोज लीगल ऑब्लिगेशंस। अब देखिए, इसके हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमें। देखिए, पहले के टाइम पे ना फीमेल इज ऑलवेज रेफर टू द अर्धांगिनी ऑफ द हस्बैंड, और उनको मतलब ऐसा कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में कि वाइफ जो होती है वो हाफ होती है हस्बैंड की। जब तक कोई भी इंसान, कोई भी मेल वो शादी नहीं करता, वो इस जन्म में कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो इस तरह से कुछ इसकी सैक्रामेंटल वैल्यूज़ थी। और कहा भी जाता है कि इस जो सोसाइटी के सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं एस्पेक्ट्स होते हैं लाइक धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। इस चीज़ को अटेन करने के लिए, इस चीज़ गोल को अचीव करने के लिए मैरिज को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा भी कहा जाता था पहले के टाइम पे कि जो लॉर्ड होता था, मतलब जो हस्बैंड होता था वाइफ का, वो मतलब वाइफ को हमेशा रिस्पेक्ट करनी होती थी, इसको अडॉर करना होता था। इवन इफ द हस्बैंड इज उसकी कोई भी मॉरल वैल्यूज फॉलो नहीं करता, बट फिर भी वाइफ इज ऑब्लाइज टू रेस्पेक्ट हिज हस्बैंड। दीज काइंड्स ऑफ टर्म्स, लाइक देयर आर सेवरल टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, लाइक गृह पत्नी। वाइफ को गृह पत्नी कहा जाता था, धर्म पत्नी कहा जाता था और सदा धर्मिणी कहा जाता था। इस वजह से इसको एज अ सैक्रामेंट कहा गया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉडर्न हिंदू में मॉडर्न टाइम में ये जो मैरिजेस होती हैं उसको इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज़ अ सेम्बलेंस ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्ट और सैक्रामेंट। देखिए क्या होता था ना, मैरिज को सैक्रामेंट बोला इसलिए जाता था क्योंकि जो मतलब जो हिंदू ट्रेडिशन में मैरिज के जो इंस्टीट्यूशन को इतना आइडियलाइज किया गया है कि इसको संस्कार माना गया है। और यहाँ तक ये मनुस्मृति में एक कोट भी लिखा है जिसमें लिखा है, आई होल्ड योर हैंड फॉर सौभाग्य, दैट मीन्स गुड लक, दैट यू मे ग्रो ओल्ड विथ योर हस्बैंड, यू आर गिवन टू मी बाय द जस्ट द क्रिएटर द वाइज एंड बाय द लर्न पीपल। इसलिए वाइफ को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एसेट माना जाता था और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी एज अ धर्म पत्नी। और कुछ कुछ कंडीशंस दिए जाते थे जिसमें वाइफ जो होती थी वो अपने हस्बैंड को छोड़ सकती थी। इफ़ द हस्बैंड इज़ मिसिंग, अगर हस्बैंड बहुत सालों से गायब है तो भी वाइफ छोड़ सकती है। अगर हस्बैंड मर चुका है तो भी छोड़ सकती है। अगर वो संत बन चुका है तो भी छोड़ सकती है। अगर वो इंपॉर्टेंट है, ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द सेक्शुअल ऑब्लिगेशन, सेक्शुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन शी कैन लीव हर हस्बैंड। अब कौटिल्य ने ये भी कहा है कि विमेन अपने हस्बैंड को अबैंडन कर सकती है अगर उसका कैरेक्टर बैड है, अगर वो बहुत समय से गायब है, या फिर वो देशद्रोही है, अगर वो किसी की लाइफ को इंडेंजर करता है। इन सब कंडीशन में वाइफ को हक है अपने हस्बैंड को छोड़ने का। अब देखिए आगे, हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है कि जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो वहाँ पर सेक्स इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ओनली फॉर अ पर्टिकुलर यूनियन, लाइक एक्सक्लूसिव यूनियन। दो कपल्स के बीच ही सेक्स नहीं था, वो पूरे ट्राइबल ग्रुप में लोग अलाउ थे टू लिव टुगेदर। सो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे मैरिज एक एक्सक्लूसिव यूनियन माना गया, ठीक है। अब जैसे जैसे एक्सक्लूसिव यूनियन आना गया तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया स्लेव फीमेल्स का, स्लेव वेमेन का, जिससे क्या होता था ना कि वो मैन मतलब आदमियों को सर्व करते थे। तो वहीं से धीरे धीरे पॉलीगैमी स्टार्ट हुई, कॉन्क्यूबिनेंस का कॉन्सेप्ट आया, प्रोस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया। तो जो मोनोगॉमी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हो गया कि सिर्फ वाइफ ही अलाउ है एक पर्सन से निभाने के लिए। बट यू नो कि हर चीज़ जो कही जाए वो होती नहीं थी। तो सीधे सीधे अब यहीं से अडल्ट्री का स्टार्ट हुआ कि जब मेल्स कर रहे देन वाई शुड नॉट फीमेल डू द सेम थिंग। अब फीमेल्स भी वही करने का। इसी तरह एक ऐसा फिनोमिना डेवलप हुआ, सोशल फिनोमिना, जिसे अडल्ट्री बोलते हैं, जो कि एक सिन माना जाता है हमारे शास्त्रों में। अब हम लोग देखिए, अब मॉडर्न हिंदू मैरिज में क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1956 एक यूनिक हाइब्रिड है। किसका मिक्सचर है, किसका एंशियंट ट्रेडिशनल रिचुअल्स का, मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स का, दोनों का। तो लेकिन एक शिफ्ट हुआ है फ्रॉम सैक्रामेंट, मतलब पहले तो संस्कार था बट अब धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट किया गया एज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप देखिए इसके सैक्रामेंटल फीचर्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 फीचर्स को माना जाता है।
वो है डिवाइन यूनियन, कि पूरी ज़िंदगी का, पहले तो हम लोग जानते कि कोई भी डिवोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज दे आर टाइड फॉर 7 लाइफ, मतलब 7 फेरे के थ्रू वो 7 जन्मों तक यूनाइटेड हो जाते थे। अगर इन केस डाइवोर्स के बाद दोबारा शादी हो जाती है तो वो 7 जन्मों वाला जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसको डिवाइन यूनियन माना जाता था। इनडिसॉल्वेबिलिटी, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता था, तो जिससे कि डाइवोर्स वॉज हिस्टोरिकली नॉन एग्जिस्टेंट। अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट था, और कुछ मैंडेटरी सेरेमनीज थी लाइक सप्तापदी, और जो अग्नि के सामने फेरे लेना और सारी चीज़ों को ऑफर करना, तो ये सैक्रामेंटल फीचर्स हैं। अब देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल फीचर क्या है। कंसेंट बहुत ज़रूरी है, बिना कंसेंट के शादी नहीं होती, कोई ज़बरदस्ती शादी किसी से नहीं कराई जा सकती, तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल फीचर है। देन हमारा होता है डिसोल्यूशन एंड डिवोर्स। अब डिवोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। सेक्शन 13 हमारा डिवोर्स का बात करता है, सेक्शन 11 एंड 12 जो कि वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के बारे में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखिए लीगल कैपेसिटी, एक एज डिसाइड कर दी कि फीमेल की एज 18 प्लस होनी चाहिए, और मेल की जो एज होनी चाहिए वो 21 प्लस होनी चाहिए या फिर 21 होना चाहिए, क्योंकि मेंटल कैपेसिटी, इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, लाइक ये दोनों के लिए इक्वली लायबल है, चाहे फीमेल हो। और ज़्यादातर हमारे जो डाइवोर्स मतलब जितने भी मैट्रिमोनियल जितने भी प्रोविजंस दिए गए हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में वो जेंडर न्यूट्रल है। इवन इफ द वाइफ इज डूइंग द सेम ऑफेंस और इवन इफ द मेल इज डूइंग द सेम ऑफेंस, बोथ ऑफ देम आर अबाइडेड बाय द लॉ टू गेट पनिश्ड। तो ये कॉन्सेप्ट है, लाइक बोथ ऑफ देम शुड हैव टू फॉलो। लाइक अब हम लोग कंक्लूजन करते हैं कि जो सोर्सेज कंक्लूड करते हैं कि मॉडर्न हिंदू मैरिज वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट पे कन्वर्ट हो गया है, बट उसने अपने जो रिलीजियस रूट्स थे, कुछ जो कोर वैल्यूज़ थी, लाइक 7 फेरे लेना, 7 जन्मों तक रिश्ता निभाना, अभी भी इसको एज सैक्रेमेंट हमारी सोसाइटी में देखा जाता है। जितनी सेरेमनीज़ होती हैं, कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, उसके बिना शादी नहीं मानी जाती है। लाइक अगर आपने सप्तापदी और होमा प्रैक्टिस नहीं की तो आपकी जो मैरिज होगी वो वॉइड अब इनिशियो हो जाएगी। और कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यूज़ है, लाइक माइनर की शादी हिंदू मैरिज एक्ट में वाइड है और नॉट वाइडेबल है। लाइक अगर किसी ने, अब एक बहुत ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, माइनर अंडर कोई 18 प्लस से कम है तो उसकी जो मैरिज होगी वो नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर की जाएगी। उसके लिए पनिशमेंट हमारे यहाँ सेक्शन 18 क्लॉज ए में दी गई है, बट वो वॉइड नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए इसकी जो कोर वैल्यूज़ है वो आज भी एक सैक्रेड है। सैक्रेड मतलब एक पवित्र होली यूनियन है, इनडिसॉल्वेबल यूनियन है, तो इसलिए इसको इसकी जो कोर वैल्यूज़ वो स्टिल है सैक्रेमेंटल, बट ये कॉन्ट्रैक्चुअल भी हो गया जस्ट बिकॉज देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट like conditions to the marriage has been introduced. So finally I just want to end this lecture. Till then stay tuned, stay connected and stay happy. Take care, bye bye.